अगर तुम्हें यहाँ पूरी लिस्ट दी जाए इस सबको मिला करके और इसमें से पूछा जाए कितनी चीजें हैं जो हेपेटिक पोर्टल वेन से होकर के नहीं जाती हैं, तो तुम्हारा आंसर कौन होगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये दो चीजें हैं जो हेपेटिक पोर्टल वेन से होकर के नहीं जाती हैं। बाकी सारी चीजों का ट्रांसपोर्ट हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू होता है। क्या आपने को इतनी बात समझ आती है? लिखो फटाफट इसे। लैक्टियल में चलिए, तो अब अपन अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पहुंचते हैं एब्जॉर्प्शन की ओर। ठीक, तो हमने कल बात की थी कि जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर मैक्रोमोलिक्यूल, इन मैक्रोमोलिक्यूल को पहले कन्वर्ट करना है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। मैक्रोमोलिक्यूल को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या कहा था? डाइजेशन। अब डाइजेशन के बाद अपन ने कहा कि अगला काम क्या होना है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए आपके पास तीन तरीके। पहला तरीका जो है इसको कहा जाता है सिंपल डिफ्यूजन। तो पहले तरीके को बेटा क्या बोलते हैं? सिंपल डिफ्यूजन कहा जाता है। दूसरा जो मेथड है इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो सेकेंड वन इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। इसके बाद जो तीसरा मेथड है इसको नाम दिया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन के तरीके कितने हो गए? तीन। कौन कौन से तीन तरीके हुए बताओ जरा? सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहले तो तीन तरीकों के अंदर अंतर क्या होते हैं, अंतर समझते हैं। अगर मैं इसमें से कहूं कि कैरियर प्रोटीन कहां कहां चाहिए होती है आपको, तो कैरियर प्रोटीन की जरूरत आपको यहां पर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में होगी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर होती है। यानी कि कैरियर प्रोटीन इन दोनों मैकेनिज्म के अंदर आपको चाहिए। तो इन दोनों जगह पर क्या चाहिए आपको? कैरियर प्रोटीन आपको चाहिए। तो कैरियर प्रोटीन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब अगर मैं कहूं कि एनर्जी इसमें से किसमें चाहिए होती है, तो एनर्जी की जरूरत कहाँ होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बाकी दोनों के अंदर आपको एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। अब एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, इससे मतलब ये है कि बाकी दोनों जगह पे एनर्जी नहीं चाहिए, वहां चाहिए। अब यह ध्यान देना, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसके दो टाइप होते हैं, प्राइमरी एक्टिव और सेकेंडरी एक्टिव। प्राइमरी एक्टिव का मतलब होता है एटीपी को तोड़ो और एटीपी को तोड़ करके जो एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी के थ्रू आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो हम इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी एक्टिव कहते हैं। अब ये जो प्राइमरी एक्टिव वाला तरीका है, क्या हुआ? अब बेटा लाइट है तो कुछ जला मिलता मैं करूंगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो यहाँ पे अपन ने कहा कि अगर जो प्राइमरी एक्टिव वाला तरीका है, इस प्राइमरी एक्टिव वाले तरीके के अंदर क्या होगा? अपन ने कहा एटीपी को तोड़ो और इसके थ्रू मॉलिक्यूल आप ट्रांसफर करो। लाइक आपने जैसे सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा है, सोडियम पोटेशियम पंप पे एटीपी काम आता है और एटीपी को तोड़ करके अपन ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, तो प्राइमरी एक्टिव। यहाँ जो होता है वो सेकेंडरी एक्टिव है। यानी कि आपने एटीपी को यूटिलाइज किया, एक आयनिक कंसंट्रेशन बिल्डअप की, ये जो आयनिक ग्रेडियंट बना है इस आयनिक ग्रेडियंट की वजह से मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली कहता हूं कि एटीपी काम आता है तो फिर स्टेटमेंट गड़बड़ है। यहाँ पे अपन बजाय एटीपी काम आता है उसकी बजाय ज्यादा बेहतर है क्या कहें कि एनर्जी इसके अंदर लगती है। तो हमने कहा कि एनर्जी काम आएगी। फिर मैंने कहा कि साहब कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, तो इसके केस में अगर आप देखें तो यहाँ जो ट्रांसपोर्ट होगा ये होता है बेटा डाउन हिल। ये कैसा रहेगा? डाउन हिल। यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू लो या लो टू हाई, हाई से लो की तरफ। यहाँ भी जो ट्रांसपोर्ट होगा ये कैसा रहेगा? डाउन हिल। और यहीं पर इधर अगर ट्रांसपोर्ट करें देन इट विल बी अपहिल ट्रांसपोर्ट। तो डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होता है इन दोनों मामलों में, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? अपहिल। अब आपके पास सबस्ट्रेट है कौन कौन से जिसको एब्जॉर्ब किया जाता है? तो इसमें आप देखिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, आपको मिला ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। तीन चीजें आपको मिली थी। जब स्टार्च को आपने तोड़ा तो ग्लूकोज मिला, जब आपने सुक्रोज को तोड़ा तो ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज मिला और लैक्टोज को तोड़ने पर आपको ग्लूकोज के साथ में आपको क्या मिला था? गैलेक्टोज।
सबसे पहले जब आप ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज जाता है बेटा सिंपल डिफ्यूजन से, ये ग्लूकोज जाता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से, और यही ग्लूकोज आपका जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। इन तीनों तरीके से जाता है। ग्लूकोज का जो मैक्सिमम अमाउंट है ये जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। वहीं पर एनसीईआरटी लिखती है कि कुछ अमाउंट में जो ग्लूकोज है इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। तो हमने कहा ग्लूकोज ज्यादातर कैसे जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, जबकि कुछ अमाउंट के अंदर ये जाता है आपका सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। फिर हमने कहा कि साहब ग्लूकोज के अलावा और आपको क्या मिला था, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का जो ट्रांसपोर्ट है ये पूरा का पूरा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से होता है। और फ्रक्टोज के अलावा आपको मिला था गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज का जितना भी ट्रांसपोर्ट है ये सारा का सारा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो अब देखिए कभी कभी कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का सीक्वेंस क्या होगा। तो आप देखिए गैलेक्टोज का ट्रांसपोर्ट प्योरली एक्टिव होता है तो इसकी रेट सबसे ज्यादा होगी। ग्लूकोज का हमने कहा कि मेनली एक्टिव होता है पर इसमें फैसिलिटेटेड और सिंपल डिफ्यूजन भी शामिल है तो इसकी रेट आ जाएगी सेकेंड नंबर पे। और सबसे कम रेट किसकी रहेगी, फ्रक्टोज की। यानी कि अगर हम बात करेंगे कभी भी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बारे में तो मैं कहूंगा कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा किसकी है, गैलेक्टोज की। तो मैंने कहा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हाईएस्ट इन केस ऑफ फिर ग्लूकोज, और सबसे कम रेट किसकी है, फ्रक्टोज की रेट होती है। अब यहां पर कार्बोहाइड्रेट के बाद आपके पास क्या आया, अमीनो एसिड। जब आप कहते हैं अमीनो एसिड तो प्रोटीन के डाइजेशन से बने थे। अमीनो एसिड में आप जानते हैं कि प्रोटीन अमीनो एसिड्स का नंबर कितना होता है, 20। और अमीनो एसिड केवल प्रोटीन अमीनो एसिड ही नहीं होते, नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड भी होते हैं। नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड का नंबर इससे कहीं ज्यादा है। लगभग हम कहते हैं कि टोटल अमीनो एसिड का नंबर 300 है, जिसमें से लगभग 280 के आसपास प्रोटीन अमीनो एसिड होते हैं। तो 20 इसमें से प्रोटीन अमीनो एसिड है जबकि 280 नॉन प्रोटीन होते हैं। तो अमीनो एसिड जब आप कहते हैं तो वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल है, तो इस वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट भी अलग अलग तरीके से होता है। यानी कि अमीनो एसिड आपका सिंपल डिफ्यूजन से भी जाता है, या अमीनो एसिड्स आपके फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से भी जाते हैं, और अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी किया जाता है। तो अमीनो एसिड तीनों तरीके से गए। अभी तक आपने जो समझा इसके अंदर आपने समझा कि ग्लूकोज के बारे में जब भी अगर बात की जाएगी तो आप क्या कहेंगे, ऑल थ्री। वहीं जब भी अगर कहा जाएगा अमीनो एसिड के बारे में तो अमीनो एसिड के बारे में अपन क्या कहेंगे कि अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन किससे होता है। तो हमने कहा कि अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन भी ऑल थ्री से हो रहा है। अब यह अमीनो एसिड के बाद देखिए फिलहाल हम फैट को छोड़ के रखते हैं। अब हम आ जाते हैं वाटर पे। वाटर का जितना भी एब्जॉर्प्शन होता है ये वाटर हमेशा पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जहां भी गया है ये हमेशा केवल एक ही तरीके से जाता है, वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब हुआ कि ये हायर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, या अगर हम सॉल्यूट कंसंट्रेशन के हिसाब से बात करते हैं तो फिर ये लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। जैसे कि किशमिश जिसके अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन यानी कि चीनी ज्यादा है, और बाहर पानी जिसके अंदर चीनी नहीं है, वहां से जो पानी मूव करेगा वो लोअर टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ यानी किशमिश के अंदर जा रहा होगा। तो हमने कहा कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन के हिसाब से बात करोगे तो ऑस्मोसिस हमेशा कहां होता है, लोअर टू हायर हो रहा होता है। यहां बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जरूर मौजूद होगी। अब अमीनो एसिड के बाद फिर नंबर आता है वाटर भी हो गया, और वाटर के बाद अब नंबर आएगा इलेक्ट्रोलाइट्स का। अमंग द इलेक्ट्रोलाइट्स क्लोराइड आयन का जो ट्रांसपोर्ट है ये होता है बेटा सिंपल डिफ्यूजन से, और जबकि वहीं पर सोडियम आयन का जितना ट्रांसपोर्ट होना है ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। आप देखिए किसी भी मेम्ब्रेन के अक्रॉस आप एक तरफ एक बार सोडियम आयन को पहुंचा दीजिए। सोडियम आयन को पहुंचाने में आपको एनर्जी लगेगी, पर एक बार ये एनर्जी इनपुट देने के बाद फिर क्या होगा आगे कि आप जैसे ही आपने सोडियम को पहुंचा दिया तो उस तरफ जो नेट पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगा, और ये जो नेट पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिवली चार्ज आयन को खींचना शुरू करेगा अपनी तरफ, तो रिजल्टेंट क्लोराइड आयन अपने आप चला जाएगा। तो सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट कैसा हुआ, एक्टिव, जबकि क्लोराइड का कैसा हुआ, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू।
यहां पे आपने देखा कि जो वाटर था ये किसके थ्रू गया, ऑस्मोसिस से। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आपने कहा कि सोडियम का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, एक्टिव, और यहीं पर आपने कहा कि क्लोराइड का ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, पैसिव। यहां पर जितने भी सब्सटेंसेस के बारे में बात की, यानी कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, वाटर है, सोडियम है और क्लोराइड है, इन सबका जो एब्जॉर्प्शन किया जाता है, दे आर एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड। ये एब्जॉर्ब कहां किए जाएंगे बेटा, ब्लड में। तो इन सारे सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन जो किया जाता है ये ब्लड में एब्जॉर्प्शन होता है। अब ब्लड में सारे सब्सटेंस एब्जॉर्ब होने के बाद यहां से पहुंचते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन के पास। किसके पास जाएंगे, हेपेटिक पोर्टल वेन। आपको पता है कि हेपेटिक पोर्टल वेन इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में पाई जाती है और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को लिवर के पास पहुंचाती है, और हेपेटिक पोर्टल वेन इन सारे सब्सटेंसेस को कहां पहुंचा देगी, लिवर के पास। यहीं पर अब बात कर लेते हैं फैट के बारे में। फैट का जब डाइजेशन हुआ तो आपको क्या मिला, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिला। यहां पर जो आपको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिले हैं, इनका एब्जॉर्प्शन जो होगा ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो मैंने कहा कि फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल है, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ, सिंपल डिफ्यूजन से। तो अब देखिए यहां पर जो फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल है, इन दोनों के बारे में अगर हम देखें तो ये दोनों बेटा हाइड्रोफिलिक होंगे या हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। वहीं पर अगर मैं कहूं कि पोलर है या नॉन पोलर, तो नॉन पोलर है। अगर ये नॉन पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे क्या, मतलब पानी के अंदर घुलेंगे नहीं। तो आपने कहा कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल इन वाटर, ये क्या है, इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर। So fatty acid and glycerol being insoluble in water cannot be absorbed by blood. इनका एब्जॉर्प्शन ब्लड नहीं करता है, तो ब्लड के अंदर इनका एब्जॉर्प्शन नहीं किया जाता है। तो ब्लड में किस किस का एब्जॉर्प्शन नहीं किया जा रहा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन ब्लड के अंदर नहीं किया जाता। अब इनका एब्जॉर्प्शन अगर ब्लड के अंदर नहीं किया जाता तो आप याद रखेंगे कि इन दोनों चीजों का जो एब्जॉर्प्शन है ये किया जाता है लिम्फ में, दे आर एब्जॉर्ब्ड इन लिम्फ। इनका एब्जॉर्प्शन ब्लड में नहीं किया जाता, लिम्फ में किया जाता है। यानी कि कहां एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं इस मामले में ये चीजें बाकी सबसे अलग है, मतलब बाकी सबका एब्जॉर्प्शन तो डायरेक्टली हुआ ब्लड में, जबकि इनका एब्जॉर्प्शन कहां होगा, लिम्फ के अंदर। अब इनका एब्जॉर्प्शन कैसे किया जाता है उस कहानी को अपन समझ लेते हैं। तो एक बार जरा देखो कैमरे में, क्या बोर्ड यहां तक दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है पूरा यहां तक और आगे, बस बहुत है, कितने में अपना काम हो जाएगा। देखिए अब यहां पे इनका एब्जॉर्प्शन, अब इनका एब्जॉर्प्शन होना कैसे है, पक्का दिखता है कि तुम लोग ऐसे बोल देते हो, देखिए यहां पर अब मैंने ये सेल बनाई, जिस सेल का नाम है एंटेरोसाइट। ध्यान देना बेटा, यहां जो सेल बनाई इस सेल का नाम क्या है, एंटेरोसाइट। आप एंटेरोसाइट कहें या फिर आप ये कहें कि म्यूकोसल सेल है, तो ये एंटेरोसाइट या म्यूकोसल सेल है। यहां पर ये जो जगह है ये आपके इंटेस्टाइन के ल्यूमेन है जहां डाइजेशन हुआ, और यहां की तरफ यहां आपके पास मौजूद है एक लैक्टियल, जिसके अंदर ये पूरा एब्जॉर्प्शन किया जाता है। लैक्टियल आप जानते हैं लिम्फेटिक वेसल या लिम्फेटिक कैपिलरी को आप क्या बोलते हैं, लैक्टियल। तो अब ध्यान देखिए, जब आपने ट्राइग्लिसराइड को तोड़ा था तो तोड़ने पर आपको क्या मिला था, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड मिला और क्या मिला था, ग्लिसरॉल। ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है ये दोनों वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। जब अगर ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है और फिर भी हमें इन्हें एब्जॉर्ब करना है, तो अब एब्जॉर्ब करने का हमारे पास तरीका क्या है कि हमें इन्हें वाटर में सॉल्युबल बनाना पड़ेगा। तो वाटर में सॉल्युबल कैसे बनाएंगे, उसके लिए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को अब आकर के बेटा यहां पर कवर कर लेता है एक लेयर
जो कि बनी होगी बाइल सॉल्ट और वाटर से। लेयर किससे बनी? बाइल सॉल्ट और वाटर। यानी कि बाइल सॉल्ट को अगर आप समझें तो इन बाइल सॉल्ट का एक सिरा होता है जो कि हाइड्रोफोबिक होगा, जबकि दूसरा सिरा कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। तो एक एंड इसका हाइड्रोफोबिक है जबकि दूसरा एंड हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफोबिक वाला एंड इसकी तरफ आता है और हाइड्रोफिलिक वाला एंड किसके साथ? वाटर के साथ जुड़ जाएगा। अब यहां बाइल सॉल्ट और वाटर के इसके कवर करते ही अब ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल पर बाहर की तरफ जो कवरिंग आ गई वो कैसी है? हाइड्रोफिलिक कवरिंग है। ध्यान दें, जब तक ये हाइड्रोफोबिक था तब तक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके अंदर नहीं जा सकता था। अब इसके हाइड्रोफिलिक होते ही यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करके अंदर जा सकता है। यहां जो मॉलिक्यूल बना यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, जिस मॉलिक्यूल को यहां पर सराउंड कर रहा है बाइल सॉल्ट और वाटर, तो इस बनने वाले मॉलिक्यूल का नाम होता है मिशेल। क्या कहा जाता है इसको? मिशेल कहते हैं। अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट थे ना बराक ओबामा, उनकी वाइफ का नाम था मिशेल ओबामा। तो वहां से याद रखना, इसको नाम क्या देते हैं? मिशेल नाम दिया जाता है। ठीक, तो अब अपन ने क्या कहा? क्या हुआ? हाँ चलो, तो तुम्हारे लिए इसको नाम दे देते हैं मिशेल ओबामा। ठीक, तो अपन ने कहा कि इसको अपन ने नाम क्या दिया? मिशेल। अब ये जो मिशेल है ये कैसा है बेटा? वाटर सॉल्युबल हो गया। अब ये मिशेल जो वाटर सॉल्युबल है ये यहां से एंटर करता है एंटेरोसाइट के अंदर, और जब ये एंटेरोसाइट के अंदर जा रहा है तो यहां पर आप बात कर चुके हैं कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कैसे जाते हैं? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। जब सिंपल डिफ्यूजन से जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहां पर जो पूरा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दिस ट्रांसपोर्ट इज बाय मींस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। अब सिंपल डिफ्यूजन से जब ये यहां पहुंचेगा तो पहुंचने के बाद फैटी एसिड और ग्लिसरॉल यहां पर हो जाएंगे अलग, और जो आपका बाइल सॉल्ट और वाटर है वो निकल जाएगा अलग। मतलब कि बाइल सॉल्ट और वाटर यहां पर अलग हो गया। ये जो बाइल सॉल्ट और वाटर यहां पर अलग हुआ, इस बाइल सॉल्ट और वाटर को यहां से ब्लड एब्सॉर्ब कर लेगा। बचेगा आपके पास क्या? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, इसमें अब यहां पर बेटा 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल कंबाइन करते हैं। जब 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास? ट्राइग्लिसराइड। तो क्या बन गया? ट्राइग्लिसराइड बना। ये जो ट्राइग्लिसराइड बना ये है तो फैट ही। जब अगर फैट है तो इसका मतलब हुआ कि लिपिड में सॉल्युबल नहीं होगा। अब इस लिपिड में नहीं सॉल्युबल ट्राइग्लिसराइड को आपको लेकर के जाना है ब्लड के अंदर, या आपको लेकर के जाना है लिम्फ में जहां पर पानी होगा। इस चीज को इंश्योर करने के लिए आप ट्राइग्लिसराइड के ऊपर यहां पर एक कवरिंग डेवलप होती है, और ये जो कवरिंग अब डेवलप होती है ये कवरिंग अब बेटा बनी होगी प्रोटीन की। अब किसकी कवरिंग बनेगी? प्रोटीन की कवरिंग बनती है। यहां पर जब ट्राइग्लिसराइड कवर्ड होगा प्रोटीन से तो जो मॉलिक्यूल बनता है इसको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। क्या कहा जाता है? काइलोमाइक्रोन। यानी कि इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में यहां जो मॉलिक्यूल बना था इसका नाम क्या था? मिशेल। यह एंटेरोसाइट के अंदर आया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटा, कंबाइन किया, क्या बना? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड के ऊपर प्रोटीन की कवरिंग है। जो मॉलिक्यूल बना इसको क्या कहा? काइलोमाइक्रोन। अब ये जो काइलोमाइक्रोन है ये यहां से अब एंटर कहां करेगा? तो लैक्टियल के अंदर एंटर कर गया। कहां चला गया? लैक्टियल में। जब ये लैक्टियल के अंदर जाता है तो यहां पर जाएगा बेटा बाय मींस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। यहां पर सिंपल डिफ्यूजन नहीं होता, यहां क्या हो रहा है? एक्सोसाइटोसिस। मतलब कि अगर हम एंटेरोसाइट के एपिकल सरफेस पर बात करें तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल किसके थ्रू आते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। जबकि वही बेसल सरफेस पर जब आप बात करते हैं तो सिंपल डिफ्यूजन नहीं होता, यहां क्या होता है? एक्सोसाइटोसिस। कोरिलेट करना, अगर ट्राइग्लिसराइड का ही सिंपल डिफ्यूजन हो सकता तो इसका मतलब है कि ट्राइग्लिसराइड ही एब्सॉर्बेबल फॉर्म थी, तो इसे तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ट्राइग्लिसराइड को तोड़ा क्यों? क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन से ट्राइग्लिसराइड नहीं जा सकता था, यहां पे आपको ट्राइग्लिसराइड को बाहर भेजना था, साथ में प्रोटीन भी थी। तो इसलिए आपने क्या किया? बजाय सिंपल डिफ्यूजन के कौन सा तरीका अपनाया आपने? एक्सोसाइटोसिस। ये एंटर कहां कर गया? लैक्टियल के अंदर। तो यानी कि फैट का एब्जॉर्प्शन बजाय ब्लड के कहां पर होगा? लैक्टियल में।
लैक्टियल के अंदर जो है फैट का एब्जॉर्प्शन हुआ, तो अब एब्जॉर्प्शन के बाद अब ये लैक्टियल आगे जाकर के आपका पहुंच जाता है बेटा लेफ्ट थोरेसिक डक्ट में। कहां जाकर के ओपन होगा? लेफ्ट थोरेसिक डक्ट में जाकर के ओपन हुआ। तो मैंने कहा कि ये आगे जाकर के ओपन हुआ लेफ्ट थोरेसिक डक्ट में। ये जो लेफ्ट थोरेसिक डक्ट है ये आपकी बॉडी में लगभग लेफ्ट साइड में रन कर रही होती है, बॉडी की सबसे बड़ी लिम्फेटिक डक्ट होती है। लेफ्ट थोरेसिक डक्ट कंबाइंड होते होते यहां आकर के आपकी क्लेविकल के नीचे एक वेन रन कर रही है जिसका नाम है सब क्लेवियन वेन। क्लेविकल के नीचे मौजूद वेन का नाम क्या है? सब क्लेवियन वेन कहा जाता है। तो ये सब क्लेवियन वेन में जाकर के ओपन हुआ, तो लेफ्ट थोरेसिक डक्ट से ये कहां गया? इन केस ऑफ सब क्लेवियन वेन पहुंचता है। और ये जो सब क्लेवियन वेन है ये इसे आगे ले जाकर के ड्रेन कर देती है सुपीरियर वेना केवा में। कहां ड्रेन कर दिया बच्चों? सुपीरियर वेना केवा में ड्रेन किया। और ये सुपीरियर वेना केवा में जब पहुंच जाएगा तो यहां से अब ये पहुंचेगा हार्ट के पास। तब यहां से कहां गया? हार्ट के पास। अब हार्ट इसे लिवर के पास भेजे या बॉडी में दूसरे पार्ट्स के पास भेजे, ये हार्ट का अपना ओवरव्यू है कि आगे कहां जाना है, ये गलत बात है। यहां पर हमने देखा कि जब अगर लिपिड का एब्जॉर्प्शन हुआ तो क्या ये लिपिड हेपेटिक पोर्टल वेन से होकर के गया? नहीं। मतलब कि अगर तुम्हें यहां पूरी लिस्ट दी जाए इन सबको मिला करके और इसमें से पूछा जाए कितनी चीजें हैं जो हेपेटिक पोर्टल वेन से होकर के नहीं जाती हैं, तो तुम्हारा आंसर कौन होगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये दो चीजें हैं जो हेपेटिक पोर्टल वेन से होकर के नहीं जाती हैं। बाकी सारी चीजों का ट्रांसपोर्ट हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू होता है। क्या आपने को इतनी बात समझ आती है? लिखो फटाफट इसे। लैक्टियल में गया तब मिशेल बन के इसलिए नहीं गया क्योंकि लैक्टियल के पास अगर आप बाइल सॉल्ट भेज देंगे तो फिर इस बाइल सॉल्ट को आगे जाके तोड़ेगा कौन? इसे कहीं ना कहीं अगर प्रोटीन से इसे कवर करता है तो प्रोटीन सेल के अंदर अवेलेबल है, तो सेल के अंदर इसे प्रोटीन कवर करेगा। तो इसीलिए मिशेल को ये एंटेरोसाइट के अंदर ही टूटना था, तभी ये प्रोटीन से कवर होता, अदरवाइज नहीं होता। फिर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन में बेटा अपन ने कहा था कि गैलेक्टोज का ट्रांसपोर्ट प्योरली एक्टिव होता है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हाईएस्ट है। फिर हमने कहा ग्लूकोज का तीनों तरीके से होता है पर मैक्सिमम एक्टिव है इसलिए सेकंड नंबर पर है। और फ्रक्टोज का फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है जो कि एक तरीके का पैसिव ट्रांसपोर्ट है, तो इसीलिए फ्रक्टोज का रेट लोएस्ट है। ग्लिसरॉल क्यों? बाइल सॉल्ट तो वाटर सॉल्युबल था, ग्लिसरॉल थोड़ा था। बाइल सॉल्ट का एक एंड हाइड्रोफोबिक है, दूसरा तो हाइड्रोफिलिक है ना। इसका तो सिर से पूछ तक सारा का सारा हाइड्रोफोबिक है, तो ये तो पानी के अंदर डिसॉल्व हो गई थी ना। देख मेरे पास एक चुंबक है, ये बाइल सॉल्ट है, ये सिरा इससे चिपक जाता है, ये नहीं चिपकता। ये ट्राइग्लिसराइड है या ग्लिसरॉल, ना ये इससे चिपकता है ना ये इससे चिपकता है। क्या ये इसके अंदर जाएगा? नहीं, बाइल सॉल्ट चला जाएगा। ठीक है, ये तो चिपकता है ना, ये नहीं चिपकता, कोई दिक्कत नहीं, ये चिपकेगा, चला जाएगा। तोड़ने का फायदा ये हुआ कि एंटेरोसाइट में एंटर कर पाया। अगर नहीं टूटते तो फिर ये म्यूकोसल सेल के अंदर जाता ही नहीं। म्यूकोसल सेल में ट्राइग्लिसराइड एंटर नहीं कर सकता, वहां एंटर करेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल।
सो मतलब क्या हुआ, बाहर, और साइटोसिस मतलब हुआ सेल से बाहर निकलना। सेल को जब भी किसी, जैसे मान लो लाइसोसोम वगैरह कुछ डाइजेस्ट करता है, उसके बाद जब उसे रिमूव करना होता है एक्टोसाइटोसिस ही करती है, यानी कि कुछ चीजों को पिंच ऑफ किया बाहर की तरफ। हाँ, तो तीनों की स्ट्रक्चर तो अलग अलग होती है ना, जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, दोनों जो है एल्डोज है, जबकि फ्रक्टोज कीटोज है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर अलग है, गैलेक्टोज ग्लूकोज का कार्बन 4 ईपीमर है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर इनकी स्ट्रक्चर अलग है तो इनके तरीके भी अलग होंगे। हाँ, क्या हुआ? नहीं, या तो बाइल सॉल्ट हो या फिर प्रोटीन, मतलब या तो इसे बाइल सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल बना सकता है या प्रोटीन बना सकती है। एक बार जब सेल के अंदर या बॉडी में आगे कहीं भी जाएगा तो हर जगह पे प्रोटीन रहेगी इसके साथ। आगे बढ़े, इधर बोर्ड का लिखा, हार्ट पे पहुंचेंगे, फिर हार्ट आगे बेटा पूरी बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करता है, तो उसी सर्कुलेशन के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स को भेजेगा। अब जैसे मान लो एडिपोज टिश्यू के पास पहुंचा, उसको स्टोर करना तो उसने स्टोर कर लिया, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हार्ट से हेपेटिक आर्टरी ओरिजिनेट होगी, तो हेपेटिक आर्टरी के थ्रू ये लिवर के पास पहुंचेगा, लिवर इसे दूसरी फॉर्म जैसे कि एचडीएल, एलडीएल, बीएलडीएल वगैरह उनके अंदर कन्वर्ट कर देगा। देखिए, अब अपन बेटा एब्जॉर्प्शन के बाद आ जाते हैं अगली प्रोसेस में जिसका नाम है एसिमिलेशन। जरा एक बार इसकी डेफिनेशन देखिए। कहा बेटा? सबक्लेवियन वेन। ठीक है, लिखो यूटिलाइजेशन of absorbed nutrients, utilization of absorbed nutrients, utilization of absorbed nutrients by cells of body, by cells of body for their activities. Utilization of absorbed nutrients by cells of body for their activities. तो एसिमिलेशन का मतलब हुआ कि जो भी न्यूट्रिएंट आपने एब्जॉर्ब किए, इन न्यूट्रिएंट को जो सेल्स हैं वो अपनी एक्टिविटीज के लिए यूटिलाइज करें। एसिमिलेशन को बहुत आसानी से समझने का तरीका है, या इसके लिए एक तरीका है कि आप इसे हिंदी में समझें। हिंदी में देखिए, एसिमिलेशन को बेटा बोलते हैं स्वांगीकरण। क्या कहा जाता है? स्वांगीकरण। बोलो जरा सब लोग एक बार, क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। ठीक, अब जरा इसे आप एक बार समझें, ठीक, अलग से बकरी की तरह चिल्लाना नहीं, ठीक। तो यहाँ पे मैंने कहा कि सबसे पहला वर्ड इसके अंदर आया स्व। स्व मतलब क्या होता है? अपना, ठीक। फिर आप पढ़ें तो इसमें वर्ड आ रहा है अंग, यानी कि बॉडी पार्ट। फिर इसके अंदर क्या आया? करण, यानी कि क्या? करना, अपने बॉडी पार्ट, अपना बॉडी पार्ट करना, यानी कि
कोई चीज आपने बाहर से ली और ले करके उसे अपनी बॉडी का हिस्सा बना लेना, इसको हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। तो हमने कहा कि एसिमिलेशन का मतलब हुआ कि जो भी न्यूट्रिएंट आपने अब्सॉर्ब किए, इन न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी का पार्ट बना लेना, अपनी बॉडी का हिस्सा बना लेना, इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है? स्वांगीकरण, यानी कि इसे क्या कहा जाता है? एसिमिलेशन कहते हैं। अब ये एसिमिलेशन में होगा क्या? तो आपने क्या क्या चीजें अब्सॉर्ब की थी वो आप पहले देखें। आपने जो अब्सॉर्ब किया उसके अंदर सबसे पहले आपने देखा कि ग्लूकोज था। क्या अब्सॉर्ब किया बेटा? ग्लूकोज हमने अब्सॉर्ब किया। अब ये जो ग्लूकोज यहां अब्सॉर्ब किया गया, इसके बारे में आप देखिए, अगर हम ग्लूकोज को ऐसे ही अब्सॉर्ब होने दें तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ता चला जाएगा, जबकि उस टाइम पे हमें ग्लूकोज मेंटेन करना है। मेंटेन करने में एक हार्मोन काम आता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को घटाता है। तो अब कोई चीज अगर कहीं से आ रही है, उसको जब तक हम सेटल नहीं करेंगे तब तक वो घटेगी कैसे? फिर तो बढ़ती चली जाएगी। तो इंसुलिन यहां पर क्या करता है कि इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया बेटा? ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट किया, और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के बाद अब इसे आगे चल करके स्टोर कर दिया। कहां पर? तो हमने कहा कि इसे स्टोर किया लिवर के पास और मसल्स के पास। तो स्टोर कहां किया? लिवर और मसल्स के पास स्टोर कर दिया, यानी कि इसने ग्लूकोज को कन्वर्ट किस में कर दिया? ग्लाइकोजन। जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाया जा रहा होगा तो प्रोसेस को आप कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। टर्म को आप पढ़ना, पहले देखो इसमें ग्लाइकोजन लिखा है, फिर वापस से पढ़े जेनेसिस लिखा है। ग्लाइकोजन का निर्माण, ग्लाइकोजन के निर्माण को क्या कहेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाएगा। वहीं पर पूरे दिन तो खाना नहीं खा सकते ना, इसका मतलब क्या हुआ? जब खाना नहीं खा रहे होंगे तब तो ग्लूकोज नहीं मिल रहा है। तब अगर ग्लूकोज नहीं मिल रहा तो हमें क्या करना है कि इसी ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में तोड़ना पड़ेगा। जब इस ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में तोड़ा जाएगा तो अब तोड़ने के लिए रिएक्शन इस डायरेक्शन के अंदर चलेगी। जब ये रिएक्शन ऐसे चलेगी तो हम इसे बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या कहेंगे? ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहा। ग्लाइकोजन ओ लाइसिस, यानी ग्लाइकोजन का टूटना। ग्लाइकोजन के टूटने को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहा जाता है। मतलब जब हम खाना खा रहे थे, खाना डाइजेस्ट हुआ, खाना डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज हमको मिला, हमने लिवर को बोला कि ग्लाइकोजन रखो तुम अपने पास। जब हमें खाना अवेलेबल नहीं था तो हमने लिवर से कहा कि जो ग्लाइकोजन दिया था करो वापस। अब इसने किया वापस, तो हमने क्या किया? फिर से इसे तोड़ किस में दिया? ग्लूकोज के अंदर। यहीं पर आप देखिए, जब भी अगर मसल में फैटीग होगा, मसल क्या होगा? थकेगी ना। जब भी अगर मसल फैटीग होता है तो आपको पता है कि यहां पर क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। मसल फैटीग के दौरान निर्माण किसका होता है? लैक्टिक एसिड का। ये जो लैक्टिक एसिड यहां बन रहा है, इस लैक्टिक एसिड को बदला जाता है बेटा ग्लाइकोजन में। किसके अंदर बदलते हैं? ग्लाइकोजन के अंदर चेंज किया जाता है। क्या लैक्टिक एसिड कार्बोहाइड्रेट था? नहीं। कन्वर्ट किसके अंदर किया? कार्बोहाइड्रेट ने। यहां इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइको मतलब क्या हुआ? ग्लाइकोजन। फिर आया नियो मतलब कि नया। क्या किया? बनाया ना, तो क्या हो गया? जेनेसिस। तो प्रोसेस का नाम क्या है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। लैक्टिक एसिड कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। वहीं पर अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अगर आप अमीनो एसिड को या फिर फैट को, या तो अमीनो एसिड या फैट, इनको अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं ग्लूकोज के अंदर, क्या बनाए इनसे? ग्लूकोज। तो प्रोसेस कही जाती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसको क्या कहा? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा। तो यहां पर क्या हुआ? ग्लूकोज बना, नया ग्लूकोज बना। तो प्रोसेस को आपने क्या कह दिया? ग्लूकोनियोजेनेसिस आपने नाम दिया। तो आपने कहा पहली प्रोसेस ग्लाइकोजेनेसिस, दूसरा ग्लाइकोजेनोलाइसिस, फिर अगला क्या? ग्लाइकोनियोजेनेसिस।
और फिर क्या हुआ, ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है। यहां पर ये जो ग्लाइकोनियोजेनेसिस है ये काम करता है आपका लिवर। ये काम किसका होता है, लिवर का। यानी कि मसल फैटिक में लैक्टिक एसिड बनता कहां है, मसल में, पर इसे ग्लाइकोजन में बदलेगा कौन, लिवर। हम मसल के अंदर एक पूरी साइकिल पढ़ेंगे, उस पूरी साइकिल के दौरान इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट, इस लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में। यहीं पर आप देखिए, हमने कहा एसिमिलेशन में कार्बोहाइड्रेट का क्या हुआ वो हमने देखा। अब कार्बोहाइड्रेट के बाद अगला मॉलिक्यूल आपके पास क्या आ जाता है, अमीनो एसिड। तो हम बात करते हैं अमीनो एसिड के बारे में कि इसका क्या होना है। अमीनो एसिड को अगर आप देखें तो आप देखिए, अमीनो एसिड बेटा बहुत ज्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। अमीनो एसिड क्या है, हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल होने की वजह से अमीनो एसिड को हमारी बॉडी स्टोर नहीं करती है। तो अब अमीनो एसिड का क्या किया जाएगा, ये जो अमीनो एसिड है या तो इसको बदल दिया जाएगा प्रोटीन में। अमीनो एसिड को या तो चेंज किसके अंदर कर देंगे, प्रोटीन में। अमीनो एसिड को जब हमने प्रोटीन में कन्वर्ट किया तो यहां क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ। अब ये जो प्रोटीन है तो बॉडी में जहां कहीं भी टिश्यू रिपेयर होना है या हम कहें कि अगर ग्रोथ होनी है तो इस रिपेयर या ग्रोथ में आपके काम कौन आ जाएगा, तो आपने कहा कि काम आ जाता है अमीनो एसिड। वहीं पर अगर हम इस अमीनो एसिड को देखें तो मान लो अगर टिश्यू रिपेयर या ग्रोथ होनी ही नहीं है, फिर भी अगर अमीनो एसिड अवेलेबल है तो इस अमीनो एसिड का पहले किया जा सकता है डीएमिनेशन। पहले क्या कर सकते हैं, डीएमिनेशन। मैंने आपको बता चुका हूं डीएमिनेशन क्या होता है, अमोनिया ग्रुप का रिमूवल। बाकी जितना पार्ट बचेगा उस पार्ट को या तो आप कन्वर्ट कर देंगे ग्लूकोज में, आप देखो ऊपर हम बात कर चुके हैं ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस, या फिर इसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा फैट में। वहीं पर एक और काम किया जा सकता है कि इस अमीनो एसिड का कर दिया जाए डी कार्बोक्सिलेशन, यानी कि इसमें से क्या निकाल दें, कार्बोक्सिल ग्रुप। तो प्रोसेस क्या कही जाएगी, डी कार्बोक्सिलेशन। और यहां इसके डी कार्बोक्सिलेशन के बाद अमीनो एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाएगा अमाइंस के अंदर। क्या बनेंगे, अमाइंस यहां पर बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं इपिनेफ्रिन की, नॉन इपिनेफ्रिन की, मेलेटोनिन की बात करते हैं। ये सारे मॉलिक्यूल क्या है, अमाइन। इपिनेफ्रिन, नॉन इपिनेफ्रिन या मेलेटोनिन वगैरह ये सेरोटोनिन है, हिस्टामिन है, सारे अमाइंस हैं। इनका फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। अमीनो एसिड के बाद फिर आपके पास क्या था, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो यहां नहीं कि आपके पास क्या था, यहां पर फैट। फैट के लिए पहला काम किया जा सकता है कि इस फैट को हम यूज कर ले एनर्जी के लिए। फैट को हम पहले क्या करें बेटा, एनर्जी के लिए यूज कर दें, यानी कि फैट को ऑक्सीडाइज करो, इससे एनर्जी ऑब्टेन कर लो। अगर फैट को ऑक्सीडाइज नहीं किया जाता, इससे एनर्जी ऑब्टेन नहीं की जाती, मतलब कि बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट इतनी है ही नहीं कि फैट की आवश्यकता पड़े, तो उस केस में फिर फैट के लिए किया जा सकता है कि ये जो फैट है इसको बजाय एनर्जी की तरह यूज कर देंगे। इट कैन बी स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। इसे स्टोर कहां किया, एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर कर दिया, तो एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर हमने देखा कि जितने भी फूड सबस्ट्रेट हमने लिए, ये सारे फूड सबस्ट्रेट अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किए जाते हैं, और इन्हीं पूरी कहानियों को मिला करके अपन क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन कहा जाता है। अब आप देखिए, चाहे आपका कार्बोहाइड्रेट रहा हो तो उससे ग्लूकोज बना या ग्लूकोज मिला, उससे आपने एनर्जी ऑब्टेन की। अमीनो एसिड रहा हो, उसे भी आपने कार्बोहाइड्रेट या फैट में कन्वर्ट करके एनर्जी ऑब्टेन कर दी और फैट से भी ऑब्टेन की। जब बात आती है एनर्जी के बारे में, तो इस एनर्जी को हम कैसे क्या मेजर करते हैं, क्या क्या कहानियां हैं, उसको समझने के लिए अपन जरा बात करते हैं एक कंसेप्ट के बारे में, यानी कि हम बात करेंगे अब कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में। उससे पहले आप इसे लिख दें जिससे हम कैलोरीफिक वैल्यू आराम से समझ पाए। क्या बेटा, लैक्टिक एसिड वाला ये कहा था कि मसल में जब भी फैटीग आएगा यानी कि थकान आती है, तो मसल फैटीग के दौरान मसल बनाती है लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड का क्या होता है,
तो लैक्टिक एसिड का किया ये जाता है कि इस लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लाइकोजन में। कन्वर्ट कौन करता है? लिवर। प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। नया, नियो मतलब है नया। आपने नॉन कार्बो, लैक्टिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना, आपने नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से कार्बोहाइड्रेट बनाया है, मतलब एक नया कार्बोहाइड्रेट बना, तो उसको इंडिकेट करते हैं नियो से। सर ये अमीनो एसिड वाला डीएमिनेशन, यहाँ पे ये कहा कि अमीनो एसिड था। अमीनो एसिड के बारे में हमने एनिमल टिश्यू के अंदर, एडिपोज टिश्यू में बात की थी कि अमीनो एसिड का अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो ये अमीनो एसिड होता है अपने पास CHR COOH, और ये होता है इधर अमीनो ग्रुप यानी कि NH2। ये अमीनो एसिड है। अगर इस अमीनो एसिड में से हम अगर कार्बोक्सिल ग्रुप को हटा दें तो प्रोसेस क्या कही जाती है? डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। बचा हुआ पार्ट क्या बना देगा? अमाइन बनाएगा। ठीक, वहीं पर अगर मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हटाने की बजाय मैं क्या करूं? अगर अमीनो ग्रुप को हटा दूं तो बचा हुआ जो पार्ट है इस प्रोसेस को कहेंगे डीएमिनेशन। डी मतलब है नहीं, क्या अमीनो ग्रुप हटाया ना तो डीएमिनेशन, और बचा हुआ जो पार्ट है इससे फॉर्मेशन हो जाएगा आपका या तो कार्बोहाइड्रेट का या फिर फैट। इसको यूज कर, हाँ, इसको आगे यूज कर लेंगे। यही वजह है कि आप प्रोटीन के डब्बे ला के खाए जा रहे हो, एक्सरसाइज के नाम पे कुछ नहीं करते हो, तो सिवाय वजन बढ़ने के कुछ नहीं होगा, बस मोटापा बढ़ जाएगा, मसल्स नहीं बनेंगे। कारण जब तक अगर आप मसल्स में ब्रेक डाउन नहीं कर रहे हैं तब तक रिपेयर, रीजनरेशन और ग्रोथ की आवश्यकता बॉडी को है ही नहीं। तो ध्यान रखना, अकेला मसल के जो प्रोटीन के डब्बे ला के खाने से बॉडी नहीं बनती, उसके लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे सिर्फ आपका वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होगा। और दूसरा एक काम यह है कि पापा के पैसे फुकट बर्बाद करोगे। कौन बोला यस सर? तुम आवाज खूब बदल लेते हो। अमीन का जैसे कि इपिनेफ्रिन है, नॉर इपिनेफ्रिन है, मेलेटोनिन है, ये सारे अमाइन, हिस्टामिन है। हाँ, कहा बेटा? अगर कार्बोक्सिल ग्रुप हटाया तो डी कार्बोक्सिलेशन। कौन बोला बॉडी कैसे बनाएगा? ये बोला तो बताओ कौन बोला? शक्ल तो दिखाई दे। हो गया? नहीं सर, नहीं सर। आगे बढ़े, ध्यान दीजिए। अब जो भी आपने फूड लिया, आप जानते हैं कि इस फूड से आप क्या ऑब्टेन कर सकते हैं? एनर्जी। और एनर्जी को जब नापना होता है तो यूनिट क्या है? कैलोरी या फिर जूल। एक कैलोरी की परिभाषा होती है कि अगर आप 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं तो उतनी एनर्जी को क्या बोलते हैं? कैलोरी कहते हैं। 1 ग्राम पानी, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, मतलब कि एनर्जी लगी बहुत थोड़ी सी। तो जब भी बात आती है फिजियोलॉजी में तो हम इस एनर्जी को बहुत छोटा मानते हैं। हम बजाय कैलोरी के यूज करते हैं जो यूनिट, वो है किलो कैलोरी, जिसको या तो लिखा जाता है के कैल या फिर हम लिखते हैं कैल, पर यहां पे सी हमेशा क्या रहेगा? कैपिटल। किलो कैलोरी की डेफिनेशन हमारे लिए होती है, या किलो कैलोरी को हम डिफाइन करते हैं कि हम क्या करें कि अगर 1000 ग्राम पानी लें, पानी कितना लिया? 1000 ग्राम पानी लिया, और इसका जो टेम्परेचर है वो हम कितना बढ़ा दें? 1 डिग्री। तो टेम्परेचर राइज कितना किया हमने? तो कहा कि अगर हम टेम्परेचर को राइज करते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर हम क्या करें कि पानी लें, पानी कितना लिया अपन ने बेटा? 1000 ग्राम, और टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया? 1 डिग्री। तो हमने कहा कि ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को क्या नाम दिया जाएगा? किलो कैलोरी कहा जाएगा। अब आप देखिए,
थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम कहता है कि when one form of energy is converted into another form of energy, some of the energy will be dissipated in the form of heat. कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में निकलेगी। यही कारण है कि आप पेट्रोल पंप से अपनी स्कूटी में या बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं उसे चलाने के लिए, इंजन गर्म करने के लिए तो नहीं, पर इंजन तो फिर भी गर्म होता है। क्यों? क्योंकि आप केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी में, और इसी बीच में क्या होगा, हीट के फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट होनी ही है। तो यानी कि अगर आप उस केमिकल एनर्जी को मेजर करना चाहें तो कि कितना है, तो क्या आप उसे मैकेनिकल एनर्जी के रूप में मेजर कर पाएंगे? नहीं। अब अगर उसे मेजर करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है कि आप उसे सीधे हीट एनर्जी में कन्वर्ट करो, क्योंकि हीट के फॉर्म में अगर कन्वर्ट किया तो फिर अब आपके पास एनर्जी एस्केप करने की जगह नहीं बचेगी। तो हमने यहां पर कहा कि हम निकालते हैं सबसे पहले एक ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। क्या निकालते हैं? ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू लिया। अब ये ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू आएगी कैसे? तो इसके निकालने का तरीका यह है कि हमने लिया 1 ग्राम फूड सबस्ट्रेट। कितना लिया? 1 ग्राम। हमने डाला बॉम्ब कैलोरीमीटर में। बॉम्ब कैलोरीमीटर मेटल का बना हुआ एक बक्सा है जिसके अंदर भरी है ऑक्सीजन। बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या भरा होता है? ऑक्सीजन। बना किसका है? मेटल का। अब क्या करो, इसको जला दो। जलाओगे तो क्या निकलेगी? हीट। अब ये बॉम्ब कैलोरीमीटर जितना गर्म हो इसको क्या करो, 1 लीटर पानी में डाल दो। फिर आप देखो पानी का टेम्परेचर कितना बढ़ा, तो ये आपको जो मिलेगा इसको क्या कहा जाएगा? ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब कि उस फूड सबस्ट्रेट के पास कितनी एनर्जी टोटल मौजूद थी, उस चीज को तुमने मेजर किसके फॉर्म में किया है? ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के फॉर्म में मेजर किया। अब यही अगला हम निकालते हैं। इसके लिए यूज क्या किया? तो हमने कहा कि इसके लिए यूज करेंगे बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक। सो अब अपन ने कहा ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के बाद फिर एक आता है फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू। फिर क्या निकालते हैं? फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू हम निकालते हैं। तो अगला आ जाता है फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू। फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू को जरा देख लेते हैं। आपको पता है कि जो ग्लूकोज है जब उसे तोड़ना है तो ग्लाइकोलाइसिस, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर ईटीएस की मदद लेते हैं, और फाइनली क्या होता है? 36 से 38 एटीपी बनती है। अपन नेट एटीपी कैलकुलेट करते हैं। वहीं पर हम कहते हैं कि जो क्रेब्स साइकिल है वो एम्फीबोलिक पाथवे है। एम्फीबोलिक पाथवे इसलिए कहते हैं कि आप जिस चीज को चाहो उसको यूज कर सकते हो। आप चाहो अमीनो एसिड क्रेब्स साइकिल में खप जाए, चलेगा। आप चाहोगे फैट काम आ जाए, काम चलेगा। एसिटाइल कोएंजाइम ये है, वहां पर जाकर के क्या होता है, किसी को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपनी बॉडी में एनर्जी प्रोटीन से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, और फैट से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। पर क्या होगा, तीनों से जो आपको एनर्जी मिलेगी उस एनर्जी का अमाउंट कंपैरेटिवली क्या रहेगा? अलग। निकालेंगे कैसे? हम जानते हैं कि एक एडीपी को जब एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होता है, या हमें पता है कि जब एक एटीपी को एक एटीपी में तोड़ते हैं तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। हमने किया क्या कि हमने देखा था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में या 1 ग्राम ग्लूकोज में ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल हैं। फिर हमने देखा कि एक मॉलिक्यूल से कितनी एटीपी मिलती है। फिर हमने क्या किया, उतनी एटीपी को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें टोटल क्या मिल जाएगा कि 1 ग्राम ग्लूकोज से आपको एनर्जी कितनी मिली। वो जो वैल्यू आपको मिलेगी उसको क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू। यानी कि हमारी बॉडी जो एनर्जी निकाल पाई इससे, उसे कहा जाता है फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू कहते हैं। अब यहां देखें, अलग अलग सबस्ट्रेट के मामले में मैं यहां पर देता हूं इधर सबस्ट्रेट का नाम, फिर मैंने लिया कि यहां ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होगी, और फिर मैंने लिया कि फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू कितनी होगी, और यहां पे जितनी भी यूनिट हम लेंगे, यूनिट होगी किलो कैलोरी पर ग्राम। हमने कहा ना शुरू से हम 1 ग्राम के अंदर मेजर करते हैं। यानी कि सबस्ट्रेट में जब मैं लेता हूं कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के मामले में मुझे पता चलता है कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू थी 4.1 और फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू कितनी आई? 4।
हमेशा ध्यान रखें फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू कम होगी, कारण फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू निकालते टाइम आप केमिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट के फॉर्म में डेसिपिएट होनी ही है, जो आपका बॉडी टेम्परेचर बनाए रखने में मदद करती है। यहीं पर जब आप ब्रेक करते हैं प्रोटीन को, तो प्रोटीन के मामले में क्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू आती है 5.65 और फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू आती है 4। वहीं पर जब आप बात करते हैं लिपिड के बारे में, तो लिपिड में क्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू आती है 9.45 और जबकि यहां पर फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू कितनी आती है 9। अगर आपसे कहा जाए कि तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास, लिपिड। अगर तुमसे कहा जाए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, इनकी फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू का रेशियो क्या, तो ये कितना आएगा 1:1:2 आ जाएगा। रेशियो कितना आएगा 1:1:2 का रेशियो आ जाता है इन तीनों के फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू में। अगर आपसे कहा जाए कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू का सबसे कम अंतर कहां होता है, तो आंसर कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा अंतर कहां है, प्रोटीन। ध्यान रखें जिसमें अंतर जितना कम, इसका मतलब है कि हमारी बॉडी उससे एनर्जी उतनी ही ज्यादा बेहतर तरीके से निकाल पाती है, और जहां अंतर जितना ज्यादा, इसका मतलब है कि वो चीज एनर्जी प्रोडक्शन के लिए उतनी ही कम ऑप्टिमम है, हमारी बॉडी उससे उतनी ही कम एनर्जी निकाल पा रही है। मतलब प्रोटीन के पास थी तो 5.65, हम निकाल कितनी पाए 4, कितने का नुकसान हो गया 1.65 का नुकसान हुआ। जबकि भाई कार्बोहाइड्रेट के केस में केवल 0.1 का नुकसान हुआ, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी निकालने वाली मैकेनिज्म हमारे अंदर कहीं ज्यादा इफिशिएंट है। तो क्या ये बात समझ में आती है? फटाफट इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, हाँ। उसके लिए अपन ने देखा कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से हमें कितनी एटीपी मिलती है, एक एटीपी को बनाने में कितनी एनर्जी लगती है वो अपने को पता है। ठीक, हमने देखा कि 1 ग्राम ग्लूकोज के अंदर कितने मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मौजूद होगा, हमने उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया।
लिखा? ध्यान दें। अगली प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, इजेशन। इजेशन, जिसको बेटा हम और नाम देते हैं डिफिकेशन कहा जाता है। इजेशन के लिए ही एक और नाम क्या है अपने पास? डिफिकेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ फीसेस। तो आपने कहा कि यहां जो फीसेस है इसको टेम्परेरीली स्टोर कहां किया? रेक्टम में। जब रेक्टम में स्टोर किया जाएगा तो अब यहां से एक सेंसरी सिग्नल जाता है सीएनएस के लिए, और जाएगा कहां से? रेक्टम से। तो रेक्टम से एक सेंसरी सिग्नल किसके पास पहुंचा? सीएनएस के पास। जब सीएनएस के पास सेंसरी सिग्नल जाएगा तो इन टर्न यहां से अब क्या होगा? एक वॉलेटरी मोटर सिग्नल, वॉलेटरी मोटर सिग्नल आता है सीएनएस से। तो एक वॉलेटरी मोटर सिग्नल कहां से आ गया बेटा? सीएनएस से आया। सीएनएस से जब ये वॉलेटरी मोटर सिग्नल आएगा तो इस मोटर सिग्नल के आने की वजह से पहला क्या होगा? देयर विल बी डिजायर और अर्ज फॉर डिफिकेशन। तो यहां पर क्या होगा कि डिजायर या अर्ज फॉर डिफिकेशन ओरिजिनेट होगा। एट द सेम टाइम यहां पर ये जो मोटर सिग्नल आ रहा है, ये मोटर सिग्नल क्या कराएगा? तो ये कराता है बेटा मास पेरिस्टल्सिस। ये क्या कराएगा? मास पेरिस्टल्सिस कराता है। और ये मास पेरिस्टल्सिस कहां पर कराएगा? तो इसने मास पेरिस्टल्सिस कराया रेक्टम में। यहीं पर साथ में देयर मस्ट बी रिलैक्सेशन, यानी कि ओपनिंग ऑफ एनल स्फिंक्टर। तो जो एनल स्फिंक्टर है क्या हो जाना चाहिए? ओपन। तो एनल स्फिंक्टर्स यहां पर ओपन हो गए। इधर जो मास पेरिस्टल्सिस हुआ, मास पेरिस्टल्सिस का मतलब है कि पूरे रेक्टम में एक साथ पेरिस्टल्सिस हुई, पूरे रेक्टम के अंदर एक साथ पेरिस्टल्सिस। एनल स्फिंक्टर्स यहां पर ओपन है, तो एनल स्फिंक्टर्स के ओपन होने और मास पेरिस्टल्सिस की वजह से यहां क्या हो जाएगा? डिफिकेशन होगा। तो हमने कहा कि डिफिकेशन हुआ, यानी कि अब आपसे यहां जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला डिफिकेशन के लिए सिग्नल कहां से आएगा? तो आंसर सीएनएस। डिफिकेशन के लिए आने वाला सिग्नल कैसा है? वॉलेटरी या इनवॉलेटरी? वॉलेटरी सिग्नल होता है जो डिफिकेशन के लिए आता है। अब ध्यान देना बेटा, जो कलर ऑफ फीसेस है ये किसकी वजह से होगा? बाइल पिगमेंट। तो आपने कहा कि कलर ऑफ फीसेस इट इज ड्यू टू बाइल पिगमेंट। यानी कि अगर लिवर का फंक्शन कहीं भी डिस्टर्ब हुआ तो लिवर का फंक्शन डिस्टर्ब होने का मतलब है कि कलर ऑफ फीसेस डिस्टर्ब होगा। अगर बाइल का सेक्रेशन ज्यादा हुआ तो क्या होगा? फीसेस का कलर डार्क हो जाएगा। वहीं अगर बाइल का फॉर्मेशन अगर कम होने लगा तो फीसेस का कलर कंपैरेटिवली लाइट हो जाएगा। कलर ऑफ फीसेस के बाद फिर अगर हम बात करें कि जो फाउल स्मेल है, यानी कि जो दुर्गंध है फीसेस के अंदर, तो ये फाउल स्मेल होती है ड्यू टू माइक्रोबियल गैस। किसकी वजह से होगा? माइक्रोबियल गैसेस की वजह से होता है। तो हमने कहा कि फाउल स्मेल होता है माइक्रोबियल गैसेस की वजह से। और यहां आपको किसी गैस का नाम याद नहीं करना, आपने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर आपने पढ़ा है गोबर गैस प्लांट के बारे में। वहां जो गैसेस आपने पढ़ी हैं, नाम बताओ जरा उनके, कौन कौन सी? मीथेन, CO2, H2S, SO2 वगैरह, ये गैसेस हैं जो कि आपने पढ़ी हैं। तो यही माइक्रोबियल गैसेस है जिनकी वजह से फीसेस का फाउल स्मेल होती है। किसकी वजह से? मीथेन है, CO2 है, H2S है और SO2 है। यही माइक्रोबियल गैसेस है जो फीसेस के अंदर फाउल स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि यहाँ इंडोल, स्केटोल, ट्रिप्टोफैन वगैरह का नाम आता है, पर वो नाम कभी नहीं पूछे जाएंगे। ये भी मैंने आपसे याद करने को नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि गोबर गैस प्लांट में जो गैसेस याद की है वही नाम यहाँ पे उठा करके ले आना। तो यही चीजें यहाँ पर मौजूद होती हैं और इतनी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? डिफिकेशन कहते हैं। अब यहाँ डिफिकेशन के बाद अपने को बात करनी है अगली एक चीज के बारे में जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन।
बढ़े आगे। क्या हुआ, तुमने स्थान परिवर्तन कैसे कर लिया? ये दोनों सूखे सूखे से इतनी जगह गिरे बैठे। अच्छा चलो, अब ध्यान दो। देखिए, जब बात आती है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की, तो मेल न्यूट्रिशन को बेटा हम हिंदी में नाम क्या देते हैं? कुपोषण कहते हैं। कुपोषण का मतलब क्या हुआ कि जितना भोजन चाहिए उससे ज्यादा मिलना कि कम? तो जब अगर फूड कम अवेलेबल हो तो उसको हमने क्या कहा? कुपोषण। स्फिंक्टर यहां पर लिखा कि अपन ने कहा था ना कि एनल स्फिंक्टर दो होते हैं, एक एक्सटर्नल दूसरा इंटरनल। वो जब तक रिलैक्स नहीं होंगे तब तक डिफिकेशन कैसे होगा? तो देखिए, हमने कहा कि जब ये अगर कुपोषण की बात आती है तो कुपोषण की बात आने पर आपको लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क जैसे शहर याद आते हैं, या आपको बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देश याद आते हैं? ठीक, तो अब मुझे बताओ कि जितना भी कुपोषण है वो विकसित देशों में होता है कि जो है अविकसित देशों में? अविकसित देशों में होता है। तो अब ध्यान देंगे, ठीक। अब ध्यान देंगे, अपन ने कहा कि ये होता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। कहा होगा? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर होता है। तो पहली बात एनसीईआरटी कहती है कि हो कहाँ रहा है? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अब जरा ध्यान से सुनते जाएंगे, नहीं तो आपको याद करने में होगी दिक्कत। तो एनसीईआरटी अब यहां पर कुछ जगहों के नाम लेती है। सबसे पहले कुछ कॉन्टिनेंट्स के नाम लेती है। पहला एनसीईआरटी ने नाम लिया है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। पहला नाम क्या लिया? साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया का नाम लिया। तो सबसे पहला नाम है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। फिर एनसीईआरटी अगला नाम लेती है साउथ अमेरिका। अगला नाम किसका? साउथ अमेरिका का नाम लिया है। और फिर इसके बाद एनसीईआरटी कहती है वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। तो क्या कहा? वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका का नाम लिया। तो कहा कि वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। अब ये तीनों जगह के नाम कैसे याद रखे जाए वो ध्यान दीजिए। तो एनसीईआरटी किताब कहाँ की है? भारत की। ठीक, हमारा जो भारत है ये आता है लगभग साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक, साउथ ईस्ट एशिया में आता है। भले ही मोदी गवर्नमेंट कितना कहे कि हमने भारत से गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी एकदम खत्म कर दी है, पर वास्तव में ऐसा है। अभी भी अगर हम बात करें तो भारत में आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा है कि कई लोग अपने खाने की थाली में से जितना खाना फेंक देते हैं उतना खाना कई लोगों को खाने को नसीब नहीं होता। तो एनसीईआरटी ने कहा कि अगर इस बारे में लिखा जा रहा है कि गरीबी भुखमरी है तो सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। उसके अलावा हमारे पड़ोसी भी हैं जिनकी स्थिति हमसे भी गई भी थी, वो भी आते तो साउथ ईस्ट एशिया में ही है। तो क्या है कि किताब लिखने वालों ने अगल बगल में देखा कि साहब यहाँ तो श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, फिर पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी, और पता नहीं कौन कौन से ताल यहाँ पे मौजूद है। ठीक, खूब सारे। युगांडा यहाँ नहीं है। अगर तुमने ग्लोब नहीं देखा तो पहले ग्लोब देखो, उसके बाद
युगांडा का नाम अभी नहीं आएगा, ठीक आएगा उसका भी नाम, पर उसका अपना एक समय आएगा तब। फिर अगला देखिए, अगर बेटा सुनोगे तो चीजें समझ आएंगी, तुम अगर पकड़ पकड़ करोगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा, चुपचाप बस मरस्मत क्वाशरपुर के डिफरेंस बता के गाड़ी खत्म, और मेरा काम सिर्फ इतना ही बताना है। क्या देखिए, दूसरा नाम दिया है साउथ अमेरिका। ये नाम जब हम पढ़ते हैं, और उससे पहले हमने जब पढ़ा होता है कि ये अविकसित देशों की कहानी है, तो हमें साउथ अमेरिका का नाम सुनकर थोड़ा आश्चर्य लगता है, क्योंकि अमेरिका का जब भी नाम आता है तो हमें एकदम गोरे मोटे ताजे लोग याद आते हैं, ठीक। हमें लगता है यहाँ कुपोषण, इनको खाने को नहीं मिलता होगा तो भी किसे मिलेगा। पर अगर अपन बात करें तो अमेरिका का मतलब केवल यूएसए या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही नहीं है। अमेरिका एक पूरे कॉन्टिनेंट का नाम है, कई सारी जगह है। अमेरिका से ही बॉर्डर शेयर करता है मैक्सिको। अमेरिका और मैक्सिको दो अलग अलग देश हैं, इनके बॉर्डर्स आपस में शेयर्ड है। हर साल मैक्सिको से हजारों लोग अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। अमेरिका की सेना उनको पकड़ती है और पकड़ के जेल में डाल देती है। हर साल फिर अगले साल हजारों लोग घुसने की कोशिश करते हैं। वो इसी चक्कर में जाते हैं कि कुछ नहीं साहब तो जेल में तो जाएंगे, जेल में जाएंगे खाने को तो मिलेगा सबसे। तो वहां मैक्सिको में हालत इतनी खराब है। मैक्सिको की करेंसी आज की तारीख में माना जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कमजोर करेंसी अगर जिन देशों की है तो उनमें मैक्सिको का नाम शामिल है। तो यहाँ पे हाँ, मैक्सिको की करेंसी की हालत ये है कि अगर आपको बाजार से एक थैली भर के सब्जी लेके आनी है या अपना राशन लेके आना है तो आपको घर से झोले में भर के नोट ले जाने पड़ेंगे। मतलब हम क्या करते हैं, जेब में 2-4 नोट डाल के ले जाते हैं और बाजार से झोला भर के सब्जी ले आते हैं। वहां झोला भर के नोट लेके जाओ और जेब में सब्जी रख के ले आओ। सबसे पहले अगर आप देखें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जहां पे ट्राई किया गया था उसमें आपने इंडिया और मैक्सिको का ही नाम पढ़ा है, मैक्सिको वही आता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने क्या किया था, सेमिटॉर वैरायटीज डेवलप की थी, मैक्सिको में की गई थी। अब याद ऐसे रखेंगे, आपने इवोल्यूशन में गैलापागोस आइलैंड पढ़ा है। गैलापागोस आइलैंड वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका से 900 किलोमीटर दूर है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से मेनलैंड से 900 किलोमीटर दूर गैलापागोस द्वीप समूह है। तो जब इंडिया ने पहले क्या, एनसीईआरटी ने पहले क्या किया, अपने घर का नाम लिया, फिर कहां पहुंचे, गैलापागोस। फिर आप देखें, जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का इवोल्यूशन कहां हुआ था, ऑस्ट्रेलिया। कहां डेवलप हुआ था, अफ्रीका। ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम से ऑस्ट्रेलिया पैदा मत कर देना, वो कहां था, अफ्रीका। एनसीईआरटी लिखती है वहां पर कि सेंट्रल अफ्रीका के ग्रासलैंड, तो सेंट्रल अफ्रीका के जो ग्रासलैंड थे, तो जब भी अगर बात आती है जो है हमारे पूर्वजों के घर की या क्रेडल ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन की, तो हम बात करते हैं अफ्रीका के बारे में। तो ये जो आपका वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका है, अब हमने याद ऐसे रखा, पहला साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया हमारा घर, ठीक। साउथ अमेरिका गैलापागोस के पास, फिर वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका हमारे पूर्वजों का घर। तो एनसीईआरटी ने पहले क्या लिया, हमारा घर, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, गैलापागोस के पास साउथ अमेरिका, हमारे पूर्वजों का घर वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका का नाम लिया। तो 3 कॉन्टिनेंट्स के या 3 जगहों के नाम लिए हैं। अब एनसीईआरटी यहां पर कहती है कि जब भी अगर कोई पॉलिटिकल टर्मोइल होता है, पॉलिटिकल टर्मोइल का मतलब हुआ कि अगर राजनीतिक रूप से कहीं पर अस्थिरता हो, उस स्थिति में, या फिर अगर आप ये मान लें कि अगर कहीं भी कोई फेमाइन है, मतलब कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो उन स्थितियों में कुपोषण के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कब कब बढ़ेगा, या तो राजनीतिक अस्थिरता हो, या फिर अगर अपन बात करें तो अगर कोई जो है नेचुरल डिजास्टर वगैरह टाइप हुआ हो, तो उन स्थितियों में होता है। यहां पे एनसीईआरटी जो है नाम देती है कि पहला कहती है कि फ्रीडम वॉर ऑफ बांग्लादेश, इसकी बात की जाती है इवेंट में, फ्रीडम वॉर ऑफ बांग्लादेश की बात की जाती है। तो यहां जो फ्रीडम वॉर ऑफ बांग्लादेश था, इसके बारे में हम बात करते हैं कि इस समय आखिर ऐसा क्यों हुआ, या इन समय पर ऐसा होता क्यों है। तो फ्रीडम वॉर ऑफ बांग्लादेश की हम बात करें, उससे पहले जो कहा ना कि पॉलिटिकल टर्मोइल जब होता है, तो पॉलिटिकल टर्मोइल के टाइम पे सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। जैसे कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में अगर आप देखें तो आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा, कुछ दिन पहले इमरान खान को गोली मार दी, या
इंडिया में जिसकी हिम्मत हो एक बार मोदी जी को छू के बताओ। मोदी जी को दूर छोड़ो, अमित शाह को छू के बताओ, वो भी दूर छोड़ो, योगी आदित्यनाथ को छू के बताओ। तो अपन ने कहा कि अगर पॉलिटिकली कहीं भी अनस्टेबल हो तो चीजें बिगड़ती हैं। जिसका मैं अगर खुद कहूं तो मेरा जो नेटिव प्लेस है, मेरा घर है उत्तर प्रदेश में। अब यूपी में क्या है कि साहब जब से जो है पले बढ़े देखा तो होता क्या था पहले कि एक बार सरकार आती थी मायावती की, फिर मुलायम सिंह, फिर मायावती, फिर मुलायम सिंह, बीच में कहीं कोई थोड़े बहुत दिन के लिए भले आ गया, इन्हीं की कहानी चलती थी। हर बार होता था मायावती आती थी तो पूरा पैसा उठा करके नोएडा में लगा दिया, और मुलायम सिंह आए तो पूरा पैसा उठा करके सैफई में लगा दिया। सैफई एक बहुत छोटा सा रिमोट गांव सा था, और उसमें मुलायम सिंह ने इतना पैसा लगाया कि सैफई में आज के समय में आप सोच नहीं सकते ऐसी ऐसी सुविधाएं जो कि यहाँ कोटा में उपलब्ध नहीं होगी, सैफई में सब उपलब्ध है, हर चीज। तो सैफई में इतना पैसा लगाया। अब उस समय क्या होता था कि उस सब की वजह से कि अगर आप जनता का पैसा उठा करके वहां लगा रहे हैं तो उससे क्या होगा, रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को चीजें नहीं मिलेंगी। अब पूरे कोविड वाले टाइम पे हुआ कि सब स्टेट की बाउंड्रीज क्योंकि सील हो गई थी, तो मैं पूरे कोविड वाले टाइम अपने घर नहीं गया। उस टाइम पे क्या है कि जब कोविड के बाद जब स्टेट बाउंड्रीज अनलॉक हुई तो हमने साहब अपनी गाड़ी उठाई, अपनी चलो घर घूम के आते हैं, गए साहब। अब यहाँ से जब पहुंचे यूपी तो मतलब क्या होता है कि जैसे ही यहाँ से भरतपुर पार होता है तो उसके बाद लगता है कि अब तो राजा हम ही है, आगे हम अपने। तो साहब क्या है कि जैसे ही भरतपुर पार हुआ तो उसके बाद फिर हम अपनी स्पीड में भगाने लगे गाड़ी आराम से। साहब आगरा निकला, आगरा के बाद मेरा घर फिरोजाबाद है। तो फिरोजाबाद पहले क्या है कि जो रोड थी NH2 वो NH2 सिटी के अंदर होके जाता था, तो हम अपना उसी हिसाब से हमें पता था कि ठीक है ये हाईवे, अभी थोड़ी देर बाद रोड यहाँ से जाएगी और अंदर होके जानी। अब हम क्या अपनी स्पीड में भगाए चले गए, मालूम पड़ा कि साहब जो है वो रोड तो कहीं और पहुंच गई, और हमारे घर जाने का जो कट था वो तो 20 किलोमीटर पहले ही निकल गया। अब सब 20 किलोमीटर बाद जाके वो भी गूगल बाबा से पूछा तो पता चला कि सब 20 किलोमीटर पीछे जाना है। अब जब गए फिर साहब जब, और उसमें भी क्या है कि घर पे माता पिताजी को बताया नहीं था, तो पिताजी बोले कि पहले बता तो देते कि आ रही हो, तब तो बताते कि रास्ता बदल गया है। ठीक है साहब। तो कुल मिला के पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होने पर जो समस्याएं होती है, थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आप माने या ना माने, आपको राजस्थान से कहीं ज्यादा बेहतर रोड आज की तारीख में यूपी में दिखाई देंगे। इवन अगर मैं बात करूं तो यूपी में काफी पहले से, और एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं। आपने शायद यमुना एक्सप्रेसवे का नाम सुना होगा, नोएडा से स्टार्ट होता है और आगरा तक आता है। पूरे इंडिया में सबसे पहले अगर कोई एक्सप्रेसवे बना था तो वही था, जेपी ग्रुप ने बनाया था। वो जो एक्सप्रेसवे था अखिलेश यादव के समय में बनना शुरू हुआ। अब साहब बनना शुरू हुआ तो पहले तो अखिलेश भैया ने खूब खाए तबीयत से, तब तो वो एक्सप्रेसवे जैसे तैसे बना। और जेपी ग्रुप का प्लान ये था कि इस एक्सप्रेसवे को बनाएंगे, किनारे की जमीन एक्वायर करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। अब क्या हुआ कि एक्सप्रेसवे बनते बनते आ गई मायावती, तो मायावती से कहा गया उद्घाटन, मायावती ने उद्घाटन बिना लिए दिए कैसे कैसे होगा। तो सब बताओ क्या करें, जितने उनको दिए थे उतने हमको दिए। अब साहब कैसे ही कर करा के जो दिए जेपी ग्रुप ने, अब जाहिर सी बात है कि जो लेन देन है वो डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ट्रांसफर तो होता नहीं, कैश में सारे लेन देन होते हैं, तो जेपी ग्रुप ऐसे ही फालतू में निपट गया। तो कुल मिला के वो जो रोड है अपने आप में इतनी अच्छी है कि वो इंडिया की अकेली रोड है जिस पर पहले टोल से लेके लास्ट टोल को पार करने का मिनिमम टाइम है। बाकी किसी रोड पे मिनिमम टाइम नहीं होता, उसमें एक मिनिमम टाइम है कि अगर आपने इतने टाइम से पहले लास्ट वाला टोल पार कर दिया तो तुम्हें फाइन भरना है, कारण की गाड़ी तुमने जरूरत से ज्यादा तेज भगाई है। उस रोड पे आप आराम से कई सारी गाड़ियां देख सकते हैं जो 200 सवा 200 की स्पीड से खूब भागती है, खूब लोग भगाते हैं तबीयत से। तो अब क्या हुआ कि साहब इसी में हम बात करेंगे बांग्लादेश के फ्रीडम वॉर की। तो पहले क्या हुआ था कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो उस टाइम पे क्या था कि ईस्ट और वेस्ट दो पाकिस्तान बनाए गए थे, ध्यान देना। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो जब इंडिया आजाद हुआ तो पाकिस्तान कितने बने थे, एक था ईस्ट पाकिस्तान, दूसरा था वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान आजकल का बांग्लादेश है और वेस्ट पाकिस्तान वो है जिसको हम आजकल पाकिस्तान के रूप में देखते हैं। अब ये जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बनाए गए उस समय साथ में प्लान ये भी था कि दोनों आपस में जो है कनेक्टेड बने रहे, तो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को जोड़ते हुए करीब 60 किलोमीटर चौड़ी एक रोड दी जाएगी। 7 नहीं 60 किलोमीटर चौड़ी
एक रोड दी जाएगी, एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिस कॉरिडोर से लोग आपस में अपना आ जा सके, और वो जो कॉरिडोर है उसमें पाकिस्तान का अधिकार हो। क्या था कि ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में नेचुरल रिसोर्सेज काफी ज्यादा थे, और वेस्ट पाकिस्तान के पास पॉलिटिकल पावर ज्यादा थी। मतलब जिन्ना रहे हो या जितने भी वहां के एस्टेब्लिश नेता थे, ज्यादातर वेस्ट पाकिस्तान के थे। तो जैसे मुलायम सिंह ने सैफई के साथ किया, वैसे वो वेस्ट पाकिस्तान के साथ करने के चक्कर में रहते थे। ईस्ट पाकिस्तान से सब चीजें लो, ले जाकर के वेस्ट पाकिस्तान में पटक दो। तो ईस्ट पाकिस्तान वालों को लगता था यार ये तो गलत हो रहा है। अब क्या है कि मान लो अगर आपके घर में आपके और आपके भाई के बीच में अगर कुछ असमानता थोड़ी बहुत हो, तो उसको एक तो अगर उसमें ही मान लो अगर तुम्हारे साथ थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, तो एक तो तरीका है तुम्हें समझाने का कि इतनी माता पिता है कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कर रहे हैं, और दूसरा तरीका समझाने का नहीं तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, ये तो एकदम गलत है, तुम्हें आवाज उठानी चाहिए इसके खिलाफ। तो उसी में क्या हुआ कि जब ये पूरी कहानी चल रही थी तो इंडिया था, इंडिया ने कहा जो पाकिस्तान वालों से, अरे ईस्ट पाकिस्तान वालों से, अरे ऐसा करते हैं, राम राम राम, तुमने तो बताया ही नहीं कभी कैसा भी होता है। उन्होंने कहा साहब होता तो है कि अच्छा तो क्या करें। तो इंडिया वालों ने कहा कि मारो। उन्होंने कहा हम कैसे मारें, हम तो कमजोर हैं। तो इंडिया ने कहा कोई बात नहीं, तुम तैयारी करो। उन्होंने कहा साहब हम कैसे करें, हमें तो ना तो लड़ना आता है ना हमारे पास हथियार है। इंडिया ने कोई बात नहीं, हम है ना, तो परेशान मत हो, हम सब करेंगे। तो बाकायदा बैकअप सपोर्ट ही नहीं, वहां पे एक सेना बनाई गई मुक्ति वाहिनी के नाम से। वो जो मुक्ति वाहिनी के लोग थे उनको इंडिया ने लाकर के ट्रेन किया, उनको हथियार दिए, बाकायदा उनको खूब लड़ाया। वहां पे इंडिया ने कहीं ना कहीं बैक एंड पे सपोर्ट भी खूब किया, और सारा सपोर्ट कर करा के अल्टीमेटली ये हुआ कि बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर हुआ। लिबरेशन वॉर में आप सबको कहानी पता ही होगी कि पाकिस्तान जब पिटा तो पिटने के बाद क्या अमेरिका की देखो मार रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि साहब अमेरिका ने अपना नौसैनिक बेड़ा भेजा नौमा, इंडिया ने रूस को बोल दिया, रशिया बीच में आ गया, तो कुल मिला के कुछ हुआ नहीं। तो हमारी भारत की सेना दुनिया की अकेली ऐसी सेना है जिसने एक नया देश बनाया था। एक नया देश बना था, भारत की सेना ने एक नया देश बना दिया था, बांग्लादेश। और सोचो अगर ये होता कहीं पहले ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान और बीच में 60 किलोमीटर वाला कॉरिडोर, तो मालूम पड़ता कि यहाँ कोटा तो माई नहीं होते कभी। कारण कि वो जो कॉरिडोर था वो कहीं ना कहीं पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होके गया होता। तो अगर घर तुम्हारा उधर होता तो तुम अगर जमीन से पैदल चल के जाते तो वैसे करे बैठे होते, तो आसमान से जाते तो ऐसे बैठे होते। कोई ना कोई इंतजाम तो था उनके पास, हमेशा होता ही है। तो कुल मिलाकर के जब ये लिबरेशन वॉर चल रहा था तब ऐसा तो था नहीं कि बांग्लादेश वालों के लिए सुबह शाम शायद बुफे लगाया जाता हो कि सब लोग आओ आके खाना खाओ। जाहिर बात है खाने पीने को नहीं मिलता उस टाइम पे। तो पहला नाम किसका दिया गया, तो आपने कहा कि पहला एक नाम दिया फ्रीडम वॉर ऑफ बांग्लादेश का। दूसरा यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक जगह का नाम और दिया है, और जिसका नाम अभी तुम में से कोई भला आदमी ले रहा था, इथियोपिया। तो इथियोपिया का नाम लिया है कि लगभग मिड 80s में यहां पे एक ड्रॉट आया था। मिड 80s में यहां पे क्या पड़ा, एक सूखा पड़ा। अब देखो इथियोपिया कैसे याद रखें, इवोल्यूशन में तुम्हें याद होगा इथियोपिया और तंजानिया का नाम आता है। 3 इडियट में एक चतुर था, कहां से आया था, क्यों आया था, युगांडा। ध्यान से सुनना, युगांडा एक अफ्रीकन कंट्री है। आप ग्लोब पे अगर कभी देखेंगे युगांडा अगर यहाँ है तो इसके इधर इथियोपिया है, इधर तंजानिया है, इधर तंजानिया, इधर इथियोपिया। ठीक, तो 3 इडियट बनाने वालों ने देखा कि यार इथियोपिया और तंजानिया का नाम एनसीईआरटी में लिखा है, बच्चों को याद कराना जरूरी है। तो उन्होंने कहा अच्छा इसके बीच में कौन है, युगांडा। तो इसीलिए चतुर को कहां से बुलाया, युगांडा से बुलाया गया। तो इथियोपिया यानी कि किसकी बात की, अफ्रीकन कंट्री। जब कहा आपसे बांग्लादेश, किसकी बात की, साउथ ईस्ट एशिया। अब यहाँ जो डिजीज की बात की है तो बेटा 2 डिजीज की अब बात करते हैं। एक का नाम है मैरस्मस और एक का नाम है क्वाशरकर। तो पहली डिजीज कौन सी, मैरस्मस, और दूसरी डिजीज होती है क्वाशरकर। दोनों डिजीज में क्या क्या होता है ये आपको समझ में आ जाएगा। आपको जो चीज अभी याद करनी है वो ये है कि कितनी एज ग्रुप पर होते हैं। तो ये आपको याद करता है कि मैरस्मस होता है अप टू 1 ईयर ऑफ एज। ये कब होगा बेटा, अप टू 1 ईयर ऑफ एज। और जबकि क्वाशरकर होता है 1 to 3 ईयर ऑफ एज।
यानी कि बच्चे की एज अगर 1 साल तक की है तो डिजीज कौन सी? मैरस्मस। अगर बच्चे की एज 1 से 3 साल के बीच में है तो डिजीज कौन सी होगी? क्वाशरकर। अब इसे कैसे याद करें, क्योंकि ये चीज सबसे जरूरी है और ज्यादातर क्वेश्चन में अगर आपको एज ग्रुप पता है तो क्वेश्चन ऐसे ही हो जाता है। तो इसका तरीका ये है कि इंग्लिश अल्फाबेट में देखो तो के पहले आता है कि एम? के पहले आता है, एम आता है बाद में। जो डिजीज का पहला अल्फाबेट बाद में आता है वो डिजीज होती है पहले, जिसका पहला अल्फाबेट बाद में आता है वो डिजीज होती है बाद में। ठीक, यानी कि क्या करना है, अल्फाबेट आप देखो किसका पहला अल्फाबेट पहले आ रहा है, किसका बाद में। जिसका पहला अल्फाबेट आया बाद में वो डिजीज होगी पहले, जिसका अल्फाबेट आ गया पहले वो डिजीज होगी बाद में। मतलब कि मैरस्मस कब होगा? अप टू 1 ईयर ऑफ एज, और क्वाशरकर कब होगा? 1 से लेकर के 3 ईयर ऑफ एज तक ये डिजीज होती है। तो मैरस्मस और क्वाशरकर डिजीज हो गई। अब यहाँ मैरस्मस के केस में होता क्या है, तो अब कहानी आपको बताता हूं। यहां पर एक बच्चा है जिसकी उम्र 1 साल से कम है। बच्चे को जो ब्रेस्ट फीड मिल रहा था, यानी कि उसकी मां से जो दूध पिला रही थी, वो अब उसे बच्चे को नहीं मिल रहा। न मिलने के कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है उसकी माता की मृत्यु हो गई हो। दूसरा हो सकता है कि उस बच्चे के 1 साल का होने से पहले उसकी मदर ने कंसीव कर दिया हो, या उसकी मदर के अगर हो सकता है कि अगर एक और बच्चा हुआ हो तो उस केसेस में क्या होगा? लैक्टेशन बंद हो जाएगा। हो सकता है कि बच्चे की मदर बहुत ज्यादा सीवियरली अंडर न्यूट्रिशन हो तो भी मिल्क सेक्रीशन नहीं होगा। और जब अगर मिल्क सेक्रीशन नहीं हो पा रहा और उस कंडीशन में परिवार काफी गरीब है और अब उस बच्चे को पूरे दिन में कहीं मान लो 1/4 रोटी मिल गई या आधी रोटी कुछ मिल गई या एक आध दो बिस्किट कहीं से कुछ थोड़ा बहुत मिल गया, तो ऐसे बच्चे के केस में क्या होगा? मैरस्मस। अब आप देखिए बच्चे में आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर प्रोटीन की भी कमी है। प्रोटीन की कमी है ना, मान लो अगर दिन भर में 1/4 रोटी मिली तो प्रोटीन मिला क्या? नहीं। तो आपने कहा कि प्रोटीन की कमी है, साथ में यहां पर एनर्जी की भी कमी है। तो आपने कहा मैरस्मस में देयर इज प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, यानी कि यहां पर कमी प्रोटीन की भी होती है और एनर्जी की भी होती है, यानी कि डिजीज कौन सी है? पीईएम है। वहीं पर अब आ जाते हैं क्वाशरकर में। यहां जिस बच्चे की बात कर रहे हैं, बच्चे की एज 1 से 3 साल के बीच में है, ये बच्चा चल लेता है। ठीक, बच्चे के साथ भी यही स्थिति है कि बच्चे को खाने को नहीं मिल पा रहा है। जब नहीं मिल पा रहा और बच्चा अगर चल लेता है तो बच्चा क्या है कि अपने घर से 1 साल तक का बच्चा ध्यान रखना, चलेगा नहीं, वो अपने घर के अंदर रहेगा। नॉर्मल हेल्दी बच्चे की भी हम बात करें तो बच्चा लगभग 9-10 महीने की एज पर जाकर के चीजों का सहारा लेके चलना शुरू करता है, और कई बच्चे तो इस एज पे भी नहीं चलते हैं। यह क्वाशरकर में बच्चा चल लेता है, बच्चे को भूख लगी, बच्चा निकल करके बाहर पहुंचा, जब ये बाहर गया तो इसे बाहर मिल गए। बच्चे को देख के दया आएगी कि नहीं? आएगी। तो बच्चे ने मान लो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमसे कहा कि भैया भूख लगी, तो भैया कुछ खिलाएंगे कि नहीं? क्या खिलाएंगे? बिस्कुट। क्या खिलाएंगे? बिस्कुट। कौन सा? पार्ले जी और कोई पतंजलि का? अच्छा चलो, अब ध्यान दें। आपने मान लो जो बच्चे ने आपसे कहा कि मुझे भूख लगी है, आपने क्या किया कि उस बच्चे को जो है आप बिस्किट लेके दे दिए। ठीक, बच्चा आ गया अपने घर पे, उसने आराम से बिस्किट खा लिए। अब शाम को भूख लगेगी कि नहीं? लगेगी। और भैया पूरे दिन बाहर ही तो नहीं घूमते रहेंगे उसके घर के, भैया के पास और भी काम है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई भी करनी है। अब शाम को निकला तो भैया मिले नहीं, जब मिले नहीं तो अब वो बच्चा क्या होगा कि अब खाना कहाँ आसानी से मिल सकता है? वो बच्चा क्या करेगा? किसी भी रिलीजियस प्लेस, चाहे कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई चर्च हो, गुरुद्वारे कुछ हो, ठीक, इनमें से किसी भी एक जगह पे चला जाएगा। अब क्या होगा कि इनमें से किसी भी जगह पे जब बच्चा जाएगा और बाहर जाके बैठ गया तो वहां जाने वाले लोग, कई लोग खाना बांटते हैं या कुछ चीजें बांटते हैं। तो मान लो कोई भी आया, आकर के मान लो उसको इसकी इच्छा हुई कि साहब मुझे फल बांटने हैं, या किसी ने कहा कि साहब आज मैं खाना बांटूंगा, तो नॉर्मली जब खाना बांटने की बात आती है तो क्या बांटते हैं? पूरी और सब्जी, हलवा। अब ध्यान देना, तुमने खुद ही कहा ना सारी चीजें। बिस्किट के अंदर क्या था? कार्बोहाइड्रेट। पूरी में कार्बोहाइड्रेट, तला गया फैट, पूरी को तला गया फैट था।
सब्जी जो तुमने दी, जनरली टमाटर आलू की सब्जी होगी, टमाटर आलू की सब्जी में क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट। बच्चे को क्या प्रोटीन मिला? गुरुद्वारे की मैंने इसलिए मना की थी कि अकेली ऐसी जगह है जहां पे कोई भी अगर पहुंच जाए तो बाकायदा दाल चावल सब्जी रोटी सब खिलाई जाती है तसल्ली से बिठा के, ठीक। इसीलिए गुरुद्वारे के लिए मैंने मना की थी कि वो जगह शामिल नहीं है, बाकी सारी जगह में यही होता है। तो अगर आप देखें तो इस बच्चे को खाने को मिला क्या? हमने कहा कि इस बच्चे को खाने के लिए मिला साफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, इस बच्चे को प्रोटीन नहीं मिला। तो यहां पर अगर आप देखें तो बच्चे के पास प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन है। बच्चे के पास क्या बेटा? प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन तो है, पर ये जो प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन है जिसको आप पीएम कहते हैं, शॉर्ट में हमने पीएम कह दिया, इट इज अनअकम्पनीड बाई एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, यानी कि इस प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन के साथ एनर्जी मैलन्यूट्रिशन शामिल नहीं है। तो प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन के साथ आप एनर्जी मैलन्यूट्रिशन को शामिल नहीं करेंगे यहां पर, कि अपन ध्यान रखेंगे। अब मैंने कहा कि साहब प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन क्यों कहा जाता है और वो प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन क्यों है वो हमने समझा। यहां देखो बच्चे को जब कुछ भी नहीं मिल रहा खाने को तो बहुत ज्यादा दुबला पतला होगा कि नहीं? तो मैंने क्या कहा? बच्चा कैसा हो गया? एक्सट्रीमली इमेसिएटेड, मतलब बहुत ज्यादा दुबला पतला, ठीक। तो हमने कहा बच्चा बहुत दुबला पतला होगा। यहां पर भी जो बच्चा है हाथ पैरों में क्या होगा? मसल्स चाहिए। मसल्स किससे बनती है? प्रोटीन से। प्रोटीन है नहीं तो इसका मतलब है यहां पे थिन लिम्स होंगे, यहां पर बच्चे के अंदर क्या होगा? थिन लिम्स होंगे। यहां पर भी आपको थिन लिम्स दिखाई देंगे क्योंकि प्रोटीन तो यहां भी नहीं है। तो हमने कहा दोनों ही जगह पर थिन लिम्स आपको दिखाई देते हैं। अगला कैरेक्टर आप देखते हैं तो आपको यहां दिखाई देता है कि सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस का मतलब हुआ स्किन के नीचे का फैट, जो एडिपोज टिश्यू की हमने बात की थी वो। तो सबक्यूटेनियस फैट यहां पर एब्सेंट होगा और सबक्यूटेनियस फैट के एब्सेंट होने की वजह से अब यहां पर क्या होगा कि जो स्किन है ये ड्राई हो जाएगी और रिंकल्ड होगी। तो हमने कहा कि स्किन विल बी ड्राई एंड रिंकल्ड। तो सबक्यूटेनियस फैट एब्सेंट है, स्किन यहां पे ड्राई है और रिंकल्ड है। इधर हम बात करें तो यहां पे फैट तो मौजूद था ना बच्चे के लिए, तो क्या रहेगा? सबक्यूटेनियस फैट प्रेजेंट है। सबक्यूटेनियस फैट प्रेजेंट है, साथ में बच्चे के अंदर आपको दिखाई देगा पॉट बेली। पॉट बेली का मतलब क्या है कि बाकी जो बॉडी है एकदम दुबली पतली सी होगी, केवल उसकी बेली पर जो अपन ने बात की थी स्टमक पे मोमेंटम प्रेजेंट होता है, वहां पे फैट डिपॉजिटेड होगा, तो केवल बेली वाला पार्ट उसका ज्यादा डेवलप दिखाई देगा। अब मेरिस्मस और क्वाशरकर के केस में आप देखिए अगला, यहां पर आपको दिखाई देगा कि इस बच्चे के अंदर कोई स्वेलिंग नहीं पाई जाएगी, यानी कि एडिमा नहीं है। यहां पर आपको दिखेगा एडिमा बिलो स्किन। यहां क्या दिखाई देगा? एडिमा बिलो स्किन। बेटा प्रोटीन आपको चाहिए जब भी बात आती है ग्रोथ और रिपेयर की, तो अगर प्रोटीन अवेलेबल नहीं है तो ग्रोथ होगी क्या? नहीं। ग्रोथ नहीं हो रही तो यहाँ पे फिजिकल और मेंटल दोनों ग्रोथ नहीं होगी। फिजिकल ग्रोथ के लिए आपको बोन मसल्स का डेवलपमेंट कराना है, नई सेल बनानी है, प्रोटीन लगेगी। अगर आपको मेंटल डेवलपमेंट कराना है, नए न्यूरॉन बनाने हैं, न्यूरॉन की ग्रोथ करानी है, फिर से आपको जरूरत है प्रोटीन की। तो यहां प्रोटीन अवेलेबल है क्या? नहीं। तो हमने कहा कि फिजिकल और मेंटल ग्रोथ ये दोनों ही चीजें इंपेयर्ड होंगी, तो फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ यहां पर क्या रहती है? इंपेयर्ड होती है, यानी कि फिजिकल और मेंटल ग्रोथ यहां पर काफी कम होगी। क्वाशरकर के केस में भी यही रहेगा कि फिजिकल और मेंटल ग्रोथ यहां भी नहीं हो पाती। तो दोनों डिजीज के अंदर कुछ ही बेसिक डिफरेंसेस भी है, पर कुछ मामलों में सेम भी है। एक और चीज जो आपको यहां क्वाशरकर में दिखेगी, यहां पे जो हेयर्स हैं ये आपको ड्राई दिखेंगे, थिन दिखेंगे, कॉइल दिखेंगे और ये लगभग ब्राउन कलर के दिखेंगे।
हेयर यहाँ पर कैसे ब्राउन कलर के होंगे, ड्राई हैं, थिन हैं और कैसे रहेंगे, कॉइल्ड हेयर पाए जाते हैं। ये कैरेक्टर आपको मेरिस्मस में देखने को नहीं मिलता। मेरिस्मस में इसलिए नहीं देखने को मिलता है क्योंकि नॉर्मली भी अगर आप एक हेल्दी बच्चे में बात करें तो 1 साल तक के हेल्दी बच्चे में हेयर का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो इसलिए वो डिफरेंस आपको समझ में आएगा ही नहीं। जबकि 1 साल से ज्यादा बड़े बच्चे में डेवलपमेंट हो जाता है तो आपको वहां ये डिफरेंस समझ में आता है। अब आप क्या करेंगे, यहां तक आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, बचा आपका डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वो जो चीज है उसके बारे में हम बात करेंगे कल, यानी कि अगली क्लास में। और कल से अपन स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आज के लिए भी इतना।